हेलो एवरीवन, वेलकम बैक प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका पार्ट नंबर 31 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 30 पार्ट्स को मिस किया है यानी फर्स्ट 150 क्वेश्चंस को मिस किया है तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके अपने फर्स्ट 150 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और एक्चुअल में हमारा 151 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट परवेसिव एंड सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब भी आप फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसके लिए क्या बोल रहा है, सबसे जो परवेसिव है, परवेसिव यानी जो लॉन्ग टर्म चलेगा, जो सस्टेनेबल होगा, सस्टेनेबल यानी जो अगेन एक लंबे समय के लिए चलता रहेगा। तो इनमें से वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? नहीं भाई, खाली प्रॉफिट कमाना ही अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं होता है किसी भी बिजनेस का, है ना। और सिर्फ प्रॉफिट से ही आप लंबे समय तक चल पाओगे क्या? नहीं। अर्निंग मैक्सिमाइजेशन? नहीं। अर्निंग भी है तो अगेन आपकी प्रॉफिट ही होती है ना। तो उससे भी आप हमेशा आपका बिजनेस चलता रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। फिर आता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप अपनी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते रहोगे तो ही आप अपना बिजनेस आगे लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा पाओगे। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। एंड अगेन फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब भी आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हो तो मैंने एक लेक्चर लिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में ये लेक्चर है। वहां पे मैंने आपको समझाया था दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है हर एक फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हर एक फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ये दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है। कोई भी बिजनेस अगर उसको लॉन्ग टर्म में चलाना है हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो शेयर होल्डर्स है, अपने जो मेंबर्स है कंपनी के, उनकी अगर हम वैल्यू, उनकी अगर हम अर्निंग्स बढ़ाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी भी लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने समझाया था। बिजनेस फाइनेंस का 4th या 5th लेक्चर रहेगा। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इस लेक्चर को डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने जो जो यूनिट्स कराई है ना, जैसे बिजनेस फाइनेंस मैंने पूरा कराया है, 24 लेक्चर्स है, देख लीजिए। ट्रस्ट मी, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 152 क्वेश्चन, अगेन ये मैचअप का क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इवन द लॉ से पूछा गया है। किससे पूछा गया? बिजनेस लॉ, जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 9, वहां से पूछा गया है। बट ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको सारे एक्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उनके ईयर दिए गए हैं। तो अगर आपने अपने एसवाई में बिजनेस लॉ वाला सब्जेक्ट थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको इजीली इसका आंसर आ जाएगा, राइट। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास हुआ था? 1872 में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, यानी फर्स्ट का सेकेंड आएगा। फर्स्ट का सेकेंड कहाँ पे? बी में और डी में। ए वाला ऑप्शन कट कर दो, सी वाला ऑप्शन कट कर दो, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई कब आया था? 2005 में, यानी 2 का क्या आएगा? 3। 2 का 3 कहाँ पे? डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोनों से ही आंसर बन गया। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब पास हुआ था? 1872 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पास हुआ था? आईटी एक्ट 2002 में। एंड लास्ट है हमारा कंपटीशन, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पास हुआ था? 2000 में। और कंपटीशन एक्ट हमारा पास हुआ था 2002 में। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपको एक या दो भी इनमें से एक्ट के सिर्फ ईयर याद थे तो भी आपका काम बन जाता था। जैसे मेरे को इन दोनों का तो शॉर्ट याद था, है ना। तो ऐसे करके आप भी इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बिजनेस लॉ से। एंड ट्रस्ट मी, बिजनेस लॉ से ना आपको 5 या 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये 5 या 6 क्वेश्चन एकदम ही इजी होते हैं, एकदम ही बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी ने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे बेसिक सा बिजनेस लॉ भी पढ़ा है ना, उसके लिए उतना भी अगर उनको आता है तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
153rd क्वेश्चन, व्हेन करंट रेशियो इज 2:1, करंट रेशियो कितना दिया है 2:1, ठीक है। अब करंट रेशियो क्या होता है, ये रेशियो बेसिकली, करंट रेशियो बेसिकली आपको क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है, आपके पास कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, लिक्विडिटी है भी कि नहीं, ये बेसिकली आपको करंट रेशियो बताता है। और करंट रेशियो क्या है, डिटेल में फॉर्मूलाज ये वो, करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, है ना। इसकी फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो अब मुद्दे की बात यह आती है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मैंने ना बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिजनेस फाइनेंस में मैंने 3 लेक्चर लिए हैं, उन तीनों लेक्चर्स में मैंने अलग अलग टाइप के रेशियोज कवर किए, बैलेंस शीट वाले रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोज और कंबाइंड रेशियोज, ऐसे करके 3 टाइप के रेशियोज है। तीनों टाइप के रेशियोज मैंने ऐसे तीनों अलग अलग लेक्चर्स में कंबाइन करके आपको सिखाया है, उनकी फॉर्मूला, हर एक रेशियो का मीनिंग क्या है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में कराया है। सो अगर आपने उसको मिस किया है तो बिजनेस फाइनेंस का वो तीनों लेक्चर देख लीजिए, बैलेंस शीट के रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस वाले रेशियो, कंबाइंड रेशियो वाले तीनों लेक्चर्स देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, व्हेन करंट रेशियो इज 2:1, करंट रेशियो कितना है 2:1 है, यानी 2:1 ऐसे, ठीक है। एंड इफ इक्वल इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज वुड रिजल्ट इन, बोलता है करंट असेट्स भी इक्वली बढ़ा रहे, करंट लायबिलिटीज भी इक्वली बढ़ा रहे, तो क्या हो, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो भी है, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, है ना, ठीक है। हमें करंट रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन कितना है, हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो गिवन है 2:1, है ना, ये तो हमें गिवन है ना। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वली करंट असेट्स को भी बढ़ाना है, करंट लायबिलिटीज को भी बढ़ाना है, दोनों को इक्वली बढ़ाना है। तो इक्वली बढ़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए कोई नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो रेशियो कितना है 2:1, यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशियो क्या है 2:1 है। तो 2:1 को अज्यूम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करने के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, करंट असेट्स है सपोज मेरी 2 लाख और करंट लायबिलिटीज है मेरी सपोज 1 लाख, ठीक है। ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है, ये मेरी क्या है अजम्पशन है, ठीक है। अब मेरे को इसमें इक्वली बढ़ाना है ना, इक्वली बढ़ाना है, दोनों में सेम बढ़ाना है, तो दोनों में सपोज मैं 1 लाख प्लस कर देती हूँ, ठीक है। आप कुछ भी प्लस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों में सेम नंबर को प्लस कीजिए। और ये 2:1 ही होना चाहिए रेशियो, तो मैंने इसलिए 2 लाख और 1 लाख कर दिया ताकि कैलकुलेशन में भी इजी हो। 2 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है 3 लाख, और 1 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है 2 लाख, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएंगे तो 3:2। तो इससे क्या हो गया, करंट एसेट्स बढ़ गई, करंट लायबिलिटीज घट गई, है ना। ये 3:2 हो गया, या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ 1.5:1, ऐसे भी बोल सकती हूँ, है ना, और डिवाइड करूँ तो, है ना। यानी करंट एसेट्स मेरी बढ़ गई, करंट लायबिलिटीज उल्टा क्या हो गई, करंट लायबिलिटीज भी क्या हो गई मेरी पहले से बढ़ गई, है ना। लेकिन ऐसे देखिए अगर हम, तो क्या हो रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रही है, करंट लायबिलिटीज घट गई पहले से, है ना। क्यों, 1.5 और 1 है, करंट एसेट्स बढ़ी है पहले से और करंट लायबिलिटी कम हुई है पहले से, है ना। सो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज इन करंट रेशियो, आपका करंट रेशियो पहले से घट गया। क्यों, पहले आपका करंट रेशियो क्या था 2:1, अब क्या हो गया 1.5:1, है ना। तो पहले से घट गया ना करंट रेशियो, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन करंट रेशियो। आपका करंट रेशियो जो है वो पहले से डिक्रीज हो गया है, क्यों, कि पहले आपका करंट रेशियो आपको क्या गिवन था 2:1, और अब कितना हो गया 1.5:1, यानी पहले से घट गया, 0.5 पहले से घट गया, है ना, ठीक है। आई होप ये सॉल्यूशन से क्लियर है कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 154th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टीडीएस सर्टिफिकेट? टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोल रहा है कि इनमें से बताओ टीडीएस सर्टिफिकेट्स के लिए कौन सा सही है? अभी पहले तो हमें समझना पड़ेगा टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का फुल फॉर्म ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी से फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलेज में जॉब करते हो या कहीं पे भी जॉब करते हो तो आपकी सैलरी आएगी, राइट? सैलरी आएगी तो सैलरी पूरी की पूरी आपको नहीं मिलती है, उसमें से पहले ही वो लोग क्या कट कर देते हैं, टैक्स को कट कर देते हैं और फिर आपको बाकी बची हुई सैलरी देते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, जो उन्होंने टैक्स काटी है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां पे आपने पैसा कमाया वहीं पे आपकी टैक्स काट दी गई, सोर्स पे ही आपकी टैक्स काट दी गई, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना टीडीएस के 4 सर्टिफिकेट होते हैं। कितने सर्टिफिकेट होते हैं? 4। कौन से? फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C। अब इनमें से पूछा है कौन सा इनमें से करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 आर करेक्ट। फॉर्म नंबर 16 किसके लिए होता है? टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट। फॉर्म नंबर 16A किसके लिए होता है? टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, तो इसको रटने के लिए मैं आपके साथ ये चार्ट लेके आई हूँ। ये चार्ट को प्लीज लर्न कर लीजिए अच्छे से। फॉर्म 16 किसके लिए होता है? टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट के लिए। ये आपको कब मिलेगा? साल में एक बार मिलेगा। और इसकी ड्यू डेट क्या है? आपको कब तक इसको फॉर्म 16 को सबमिट करना होता है? आपको सबमिट करना होता है 15 जून को। यानी जिस कॉलेज में सपोज मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे कॉलेज वालों का काम है कि वो फॉर्म 16 15 जून तक क्या कर दे? सबमिट कर दे। फिर आते हैं फॉर्म 16A, टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी पेमेंट। सैलरी पेमेंट के अलावा अगर कहाँ पे टैक्स कटता है तो फॉर्म 16A आप कब सबमिट करते हो? क्वार्टरली। और इसकी ड्यू डेट क्या है? 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। 15 दिन पहले ड्यू डेट से आपको क्या करना है? रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको करना है। फॉर्म 16B किसके ऊपर होता है? टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये हर ट्रांजेक्शन पे लागू होगा टीडीएस। अगेन इसका भी ड्यू डेट क्या है? 15 डेज का है। और फॉर्म 16C किसके लिए? टीडीएस ऑन रेंट। अगेन ये भी हर एक ट्रांजेक्शन पे लगता है। अगेन इसका भी 15 दिन होता है। तो आपको ये चारों टीडीएस लर्न करना है, बिकॉज इन पे बार बार आपको मैचअप पूछा जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको मैचअप नहीं दिया था, लेकिन आगे आने वाले कोई पीवीआईक्यूज में ना फिर से ये आएगा और फिर से इन पे मैचअप्स भी आने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप ये चारों कॉलम्स अच्छे से याद रखें। 16 किसके लिए? सैलरी के लिए। 16A किसके लिए? अदर देन सैलरी पेमेंट के लिए। 16B किसके लिए है? प्रॉपर्टी के लिए। 16C किसके लिए? रेंट के लिए। ऐसे करके आपको याद रखना, ठीक है। जैसे 16B किसके लिए था? 16B था प्रॉपर्टी के लिए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 16B के लिए रेंट लिखा हुआ था, इसलिए गलत हो गया। यानी ये दोनों उल्टा लिख दिया था इन लोगों ने, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और इसको लर्न करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है हर बार, तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, आपका काम बन जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 155th क्वेश्चन। फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस, अगर आपका प्राइस कम हो गया, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, आपका टोटल जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। इफ डिमांड इज, अगर डिमांड क्या होती है? क्या बोलता है? आपका प्राइस घट गया और रेवेन्यू बढ़ गई। प्राइस उल्टा कम हो गया, प्राइस कम हो गया, फिर भी आपकी जो रेवेन्यू है, जो आपकी इनकम है, आपकी सेल्स है, वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब आपकी डिमांड क्या है? इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक की जीरो इलास्टिक। सो ऑब्वियसली आपकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब जिसको प्राइस से फर्क पड़ता है, प्राइस से फर्क पड़ता है। और इनइलास्टिक का मतलब होता है प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? प्राइस घट गया है और रेवेन्यू बढ़ी है, यानी आपकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक है, यानी इस प्रोडक्ट की डिमांड को प्राइस से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है।
अगर आपने मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखा है, स्टार्टिंग में जो मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक लेक्चर कराया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक लेक्चर है मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से, अगर आप देखोगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने स्टार्टिंग 1-2 मिनट में ही ना लेक्चर के आपको समझाया था इलास्टिक क्या होता है, मैंने वहां पे ये वर्ड का मीनिंग समझाया था। अगर आपने उतना भी लेक्चर देखा होता था ना, तो आपका ये क्वेश्चन वहां से ही सॉल्व हो जाता था। इसलिए मैं बोलूं, मेरा हर एक लेक्चर ना बहुत ही डिटेल में अच्छे से बनाए हुए रहते हैं, अच्छे से डिटेल में आपको हर एक पॉइंट कवर की हुई रहती है। तो अगर आपने अभी भी ये टॉपिक मिस किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जरूर से जाके कवर कीजिए, बिकॉज यहाँ से भी कम पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, गारंटी। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।